हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपन बात चल रही थी एसिडिक और बेसिक नेचर, कुछ कंपाउंड्स की रेजोनेंस के आधार पर कैसे चेक की जाती है उसकी अपन बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था किसी कंपाउंड की एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति किस बात से अपन रेजोनेंस से देखेंगे। एक तो सर इफेक्ट और एक ऑर्थो इफेक्ट। सर इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे आज। उसके आधार पर एसिडिक और बेसिक नेचर की चर्चा करेंगे कि इन दोनों की वजह से इन एसिडिक और बेसिक नेचर, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पर, किसी कंपाउंड की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड में सबसे पहले अपन किसकी बात की थी, फिनॉल की। फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। फिनॉल के एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ लिया था। उसमें किसी भी तरीके का सर इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो आज अपन बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट और सर इफेक्ट क्या होता है, वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें सर इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट मिलता है, इसकी वेरिएशन देखने को क्या मिलती है, एसिडिक और बेसिक नेचर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा, कुछ कंपाउंड्स में सर इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट्स के आधार पर उसके एसिडिक और बेसिक नेचर पर इफेक्ट देखेंगे। रेजोनेंस के आधार पर अपन उसके क्या प्रभाव पड़ता है उसकी अपन बात करेंगे। तो फिनॉल में अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है और सर इफेक्ट क्या होता है, और वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें सर इफेक्ट देखने को मिलेगा और ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, इसका अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। तो ऑर्थो इफेक्ट एक तरीके का क्या है, त्रिविम प्रभाव का एग्जाम्पल है, त्रिविम प्रभाव का उदाहरण है। मैंने क्या कहा, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, एक तरीके का त्रिविम प्रभाव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेरिक का मतलब त्रिविम, ऐसे यहाँ पे ग्रुप देखने को मिलेंगे, बल्कि ग्रुप जिसके कारण उसके एसिडिक और बेसिक नेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो वो पहले सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ऑर्थो इफेक्ट कौन कौन से कंपाउंड देंगे। तो अपने को ध्यान में रखना है, ऐसे ग्रुप जो ऑर्थो इफेक्ट देते हैं उसमें सबसे पहले आता है एक तो बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट की अगर बात की जाए तो कहां पर इसका इफेक्ट होगा, एक तो अपनी बात हो गई, ये क्या है, त्रिविम प्रभाव का उदाहरण है। और वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, ऑर्थो इफेक्ट। एक तो हो गया बेंजोइक एसिड। तो जब भी बेंजोइक एसिड में एसिडिक नेचर की बात की जाएगी तो अपन क्या चेक करेंगे, ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर उसमें एसिडिक नेचर की बात करेंगे। तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड। एक ऑर्थो इफेक्ट मिलता है एनिलीन में। ये क्या है, एनिलीन, इसको मैं क्या कह रहा हूं, एनिलीन। एक और तो इफेक्ट कहाँ मिलेगा, जब भी एनिलीन में उसकी क्षारीय प्रकृति या बेसिक नेचर की बात की जाएगी तो वो किससे देखी जाएगी, ऑर्थो इफेक्ट से। इसी तरीके से इस एनिलीन में नाइट्रोजन किस जगह, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, अगर इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की जगह कोई एल्किल ग्रुप लगा दूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ये क्या होगी, नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड एलिनिन हो गई, एक तरीके की क्या है, एनिलीन है। तो इन कंपाउंड्स में अपने को क्या देखने को मिलेगा, ऑर्थो इफेक्ट। तो इसका ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर इनकी एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे इफेक्टिव होगी उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं
ये जो ऑर्थो इफेक्ट है बेंजोइक एसिड में एसिडिक नेचर ऑर्थो इफेक्ट से कैसे प्रभावित होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑर्थो इफेक्ट किसमें, इन बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं इसमें बेंजोइक एसिड की अगर मैं बात करूं, ये है अपना बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर एक बात बोली जाती है कि इसकी जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर कहां से रिप्रेजेंट होगी, इस बेंजोइक एसिड से H+ यहां से निकल जाए तो यहां पे जो H+ निकलेगा इसके कारण इसकी अम्लीय प्रकृति शो होगी। तो ऑर्थो इफेक्ट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पे एक बात बोली जाती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, अपन ने फिनॉल में बात की थी। फिनॉल में अपन जब सब इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं कर रहे थे तो अपन जनरली किस आधार पर देख रहे थे, एसिडिक नेचर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के आधार पर, किसके आधार पर चेक कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है रेजोनेंस, एक आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीनों की अपन बात कर ली थी। फिनॉल में जैसे ऑर्थो इफेक्ट नहीं था तो उसमें अपन किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोल दो या रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपन एसिडिक नेचर की बात की थी। इसका जो ऑर्डर आए, इन तीनों के आधार पर जो भी ऑर्डर आएगा उसमें अपन कंपैरेटिवली क्या ध्यान में रखना है, अगर इसकी कंपैरेटिवली इसके साथ करूं मैं ऑर्थो इफेक्ट के साथ, तो अपने को किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा बतानी है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की। इनके कंपैरेटिवली, इनसे जो ऑर्डर आएगा उसके कंपैरेटिवली इसकी ज्यादा बतानी है। तो मेरा बेसिकली मीनिंग क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे क्या लगा दूं, कोई ग्रुप लगा दूं, तो इसकी एसिडिक नेचर, इसकी बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन इस रिंग को दे रहा है या इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है, इस बात पर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके एसिडिक नेचर इससे प्रभावित नहीं होगी। मैं इसका बेसिकली मीनिंग इसको 1 बाय 1 समझाता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है, अपन जनरली किसके आधार पर देखते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। तो इनसे जो ऑर्डर आएगा उसके आधार पर अपन सबसे ज्यादा किसकी बताएंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की। क्यों बताएंगे, कैसे बताएंगे, उसकी अपन चर्चा करेंगे, उसका मैं रीजन दूंगा। तो मैंने कहा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होती है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन इसे खींचे जा रहे हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया नॉर्मल, एक तो मैंने ली सिंपल बेंजोइक एसिड, ये क्या है, सिंपल टाइप की बेंजोइक एसिड। कल अपन जैसे फिनॉल में देख रहे हैं उसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे ये है अपना बेंजोइक एसिड, इसके ऑर्थो पोजीशन पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से जैसे ये बेंजोइक एसिड, इसकी मेटा पोजीशन पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से मैंने ये जो बेंजोइक एसिड, इसकी पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया। तो मैंने कहा इसकी एसिडिक नेचर इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो ग्रुप लगे हुए तीनों, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मतलब इसके एसिडिक नेचर चेक करेंगे तो इस बात का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लगाए गए ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे या इसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अपने को क्या देखना है इसमें, डायरेक्ट ऑर्थो इफेक्ट। तो
ये किस तरीके की है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ये किस तरीके की है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड। और ये किस तरीके की है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। मैंने कहा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर ज्यादा होती है किन से, सिंपल बेंजोइक एसिड मेटा वाले और पैरा वाले सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की ज्यादा होती है। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर किससे ज्यादा होती है, सिंपल मेटा और पैरा वाले से ज्यादा होती है। इस ये जो किसके आधार पर, इन तीनों की नेचर अपने को किसके आधार पर चेक करनी है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या मैं कह दूं रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर जो ऑर्डर आए उनसे ज्यादा बतानी है किसकी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक नेचर है। ये किसका ऑर्डर हो गया, एसिडिक नेचर का। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वालों से क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका रीजन और क्या है उसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जनरली तो ऑर्डर ये बोला जाता है, इसका रीजन क्या है उसको मैं कंप्लीटली समझा रहा हूँ। इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे, इसकी व्याख्या कैसे की गई उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो बेंजोइक एसिड की अपन बात कर रहे हैं। बेंजोइक एसिड में अगर एसिडिक नेचर की मैं बात करूं, मैंने कहा ये है क्या है, बेंजोइक एसिड। इसमें एसिडिक नेचर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से H+ निकलेगा तभी तो अपनी एसिडिक नेचर शो करेगा। अगर यहाँ से किसी कंपाउंड में जब H+ निकलता है तो उसकी नेचर क्या होती है, एसिड की। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। इससे जो इस कॉन्जुगेट एसिड का जो बनेगा कॉन्जुगेट, वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट उसका बेस। कॉन्जुगेट बेस का मतलब युग्मी क्षार। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब H+ निकलेगा इसमें से तो यहाँ पे क्या बनेगा, C≡O-। ये बनेगा। इसको अगर मैं ओपनली लिख लेता हूँ, ओपनली लिखने का मतलब यहाँ पे ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसको अगर थोड़ा ओपनली लिख लूँ तो C≡O। इस ग्रुप को मैंने ओपनली लिख लिया। अब अगर मैं बात करूं इस, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड कर रही है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अगर इसकी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अगर इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इस कॉन्जुगेट एसिड की, इस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये अपने को जनरली अपन मेथड काम में लेते हैं कि किसी की अगर एसिडिक नेचर अपन चेक करनी है तो कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी, उस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी बेंजोइक एसिड की अम्लीय प्रकृति इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे कैसे बढ़ जाए। बढ़ने से इसकी अगर एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बात आती है इसकी एसिडिक नेचर कैसे बढ़ेगी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, अभी जो कॉन्जुगेट बेस बना है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। तो देखिएगा, ऐसे बोला जाता है, ये जो कॉन्जुगेट बेस बना अभी, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से दी जाती है। रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस, ये जो कॉन्जुगेट बेस अभी बना था उसकी अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अपने को बढ़ाना है तो यहाँ पे रेजोनेंस बढ़ेगा। रेजोनेंस बढ़ने से इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा अभी जो कॉन्जुगेट बेस बना था वो क्या बना था, C≡O। ये अपना कॉन्जुगेट बेस बना था अभी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक तो पॉसिबिलिटी ये है इसके दौरान बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड यहाँ आएगा, तो
इसके दौरान बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, सी ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड वैसे के वैसे। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे रेजोनेंस की, तो ध्यान से देखिएगा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं, अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या है कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या है रेजोनेंस की। तो इससे बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। ये बॉन्ड ऐसे के ऐसे, यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज CO-, यहाँ पे भी कैसा चार्ज आएगा O-, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है ये क्या है, अनस्टेबल। ये क्या है, अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है इसकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्टेबिलिटी का कारण एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और 2 ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, अनस्टेबल। और ये कैसी है, स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्टेबल। तो अब तो बात होगी इसमें रेजोनेंस के आधार पर किसी कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो उस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, तो ये क्या करता है, ये जो बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड में क्या बन रही है, एक तो स्टेबल फॉर्म बन रही है, एक क्या बन रही है, अनस्टेबल फॉर्म। अनस्टेबल फॉर्म, इस अनस्टेबल फॉर्म को रोकने के लिए, इस अनस्टेबल फॉर्म को रोकने के लिए इस बेंजोइक एसिड के साथ अगर कोई ऑर्थो पोजीशन पर मैं क्या जोड़ दूं, कोई ग्रुप जोड़ दूं, तो इसके एसिडिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी अभी अनस्टेबल, इसके कारण, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण कि सिस्टम या कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और उस बेंजोइक एसिड की क्या हो जाती है, उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घट जाती है। सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से बेंजोइक एसिड में, तो इस बेंजोइक एसिड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, एक तो स्टेबल एक अनस्टेबल। इस अनस्टेबल के कारण किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। कम होने से इसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर भी कम हो गई। तो ये जो बेंजोइक एसिड है, इसकी अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा दूं, मैंने कहा इसकी बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दूं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इस बात का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा, इस अगर बेंजोइक एसिड पर कोई ग्रुप लगा दूं, अगर जब तक कोई ग्रुप नहीं था तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रही थी, एक अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, एक अनफेवरेबल स्ट्रक्चर बन रही थी। अगर यहाँ पे ग्रुप लगा दूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऑर्थो इफेक्ट। अब क्या होगा, जब ये ग्रुप और इस बेंजोइक एसिड की अगर मैं बात करूं, तो ये बेंजोइक एसिड और ग्रुप, इन दोनों के बीच बल्कि ग्रुप होने के कारण इन दोनों के बीच क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन। इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, रिपल्सन। इन दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण से इसकी स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना। मैंने कहा जब तक कोई ग्रुप नहीं था तब तक ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ये जो ग्रुप है इस बेंजीन के सापेक्ष ये दोनों क्या थे, प्लेन में थे, एक ही तल में थे, इनका प्लेन क्या था, सेम था। जब इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ गया तो इसके बीच रिपल्सन या प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगने से ये जो COOH ग्रुप है इस रिंग के सापेक्ष क्या चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन, तल में नहीं रहता। जो बेंजीन का जो प्लेन है उसी प्लेन में नहीं रहता, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ये जो COOH ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन जाने से
आउट ऑफ प्लेन जाने से इसमें क्या फर्क देखने को मिलेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, इस जी और सी डबल एच ग्रुप के बाद क्या लग जाता है यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन लगने से यहाँ पे ये जो ग्रुप है सी डबल एच ग्रुप ये क्या चला जाता है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन जाने से यहाँ पे क्या होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉर्मल किसी बेंजोइक एसिड में अब नॉर्मल बन रही थी या अनफेवरेबल बन रही थी वो यहाँ पे अब नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो COOH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगने से उसमें स्टेरिक रिपल्सन होगा जिसके कारण COOH ग्रुप जो रिंग बेंजीन का है उस प्लेन में नहीं रहता, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन जाने से यहाँ पे इसके एसिडिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखना ध्यान से। ये अपना बेंजोइक एसिड ये हो गया बेंजोइक एसिड, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दिया मैंने। तो ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगाने से यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच जिसके कारण ये जो COOH ग्रुप है ये COOH ग्रुप कहाँ चला जाता है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ये आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या होगा यहाँ पे, इसमें अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इससे अम्लीय प्रकृति की सबसे पहले यहाँ से H+ निकलेगा। तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, यहाँ पे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। इस कॉन्जुगेट बेस में अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जो ग्रुप है ये कहाँ चला गया आउट ऑफ प्लेन। अब ये इस रिंग के साथ क्या नहीं देगा रेजोनेंस नहीं देगा। अपने जो कंडीशन अप्लाई की थी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे ये कंडीशन अब अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब ये सेम प्लेन में नहीं है। सेम प्लेन में अगर ग्रुप नहीं हो तो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो गई नेग्लिजिबल हो गई। अब यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ होगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है रेजोनेंस की सिर्फ एक ही बची है। तो कॉन्जुगेट बेस में अब रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रुप में क्या होगी रेजोनेंस होगा। यहाँ पे सिर्फ ग्रुप में रेजोनेंस होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये क्या है स्टेबल है। तो किसी कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई किसके कारण बढ़ी रेजोनेंस के कारण, जो पहले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होंगे जिसके कारण क्या बन रही थी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन रही थी, एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, वो अब नहीं बन रही क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप आने से ये जो COOH ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन जाने से इस रिंग के साथ ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो पॉसिबिलिटी रेजोनेंस की क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ। तो पॉसिबिलिटी क्या है कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके कारण बढ़ गई, यहाँ पे इसकी रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इस कॉन्जुगेट एसिड ये क्या है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसकी एसिडिक नेचर भी यहाँ पे क्या हो गई बढ़ गई क्योंकि इसमें एबनॉर्मल जो अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी वो यहाँ पे अब नहीं बन रही क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पर आउट ऑफ प्लेन चला गया है। तो इसकी एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इसकी एसिडिक नेचर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। क्यों होती है इसका मैंने कारण बता दिया, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने G की जगह कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई भी एग्जांपल अपन इसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एग्जांपल शो कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो बात हो गई बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट। तो क्या ध्यान में रखना है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर किससे ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपन जनरली देखते हैं रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं, उनसे क्या होती है ज़्यादा होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ज़्यादा क्यों होती है इसका मैंने कारण बता दिया। अब अपन बात करते हैं
कंपाउंड जिसमें ऑर्थो इफेक्ट होता है, एक तो बेंजोइक एसिड, एक होती है एनिलीन। अब अपन चेक करेंगे एनिलीन में कैसे ऑर्थो इफेक्ट लगता है, उसकी बेसिक नेचर पर ये कैसे इफेक्टिव होगा। तो अब मैं सेकंड बात कर रहा हूँ ऑर्थो इफेक्ट किसमें, एनिलीन में। एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एनिलीन की अगर मैं बात करूँ तो एनिलीन में जैसे ऐसे बोला जाता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होती है, लीस्ट बेसिक, क्या होती है, कम क्षारीय होती है। बेंजोइक एसिड में क्या बोला था, बेंजोइक एसिड में बोला था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक, और इसमें क्या बोलेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लिस्ट बेसिक, या कम क्षारीय होती है। किससे, जिसकी अपन चर्चा करें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के आधार पर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपन बात करें तो किसी एनिलीन में जब उसका जो ऑर्डर आएगा उसमें क्या होगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की क्षारीय प्रकृति क्या होगी, सबसे कम होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा एनिलीन में क्या देखने को मिलता है, ऑर्थो इफेक्ट। ये एनिलीन, इसके अगर ऑर्थो पोजीशन पर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, ऑर्थो पोजीशन पर मैंने कोई ग्रुप लगाया तो यहाँ पे इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा इसकी क्षारीय प्रकृति कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप। बिल्कुल इसकी तरह है, बेंजोइक एसिड की तरह है कि यहाँ पे ग्रुप जो लगाया है वो कैसा हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो सकता है या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो सकता है। तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि यहाँ के ग्रुप की नेचर क्या है। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण अगर मैं बात करूँ, जैसे अपने इस ग्रुप को कहाँ जोड़ा, एक तो मैंने ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ा, एक मैंने कहाँ जोड़ा, मेटा पोजीशन पर, एक सिंपल तरीके की एनिलीन काम में ले ली मैंने, और एक पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया। तो मैंने कहा अगर बेसिक नेचर का ऑर्डर दिया जाए, किसका ऑर्डर दिया जाए, बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति का ऑर्डर अपने से पूछा जाए, इन कंपाउंड्स को, इस ग्रुप को एक तो ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दिया, एक मेटा पर जोड़ दिया, एक पैरा पर जोड़ दिया, एक सिंपल तरीके जिसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं लगाया, वो क्या कहलाती है, सिंपल एनिलीन। इसमें अपने को बेसिक नेचर पूछ ले तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान में रखना है कि एनिलीन है तो उसमें दिमाग आना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट लगता है एनिलीन में। तो अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप है इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होती है, कम क्षारीय होती है। कम क्षारीय का मतलब जो मेटा वाली है, मैंने कहा जो मेटा वाली, मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, एक सिंपल तरीके की एनिलीन और एक पैरा वाली एनिलीन, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो इनसे क्या होती है, इसकी बेसिक नेचर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की कम होती है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई कंपेरेटिवली किसके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के आधार पर अपन चेक करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर जो बेसिक नेचर का ऑर्डर आएगा उनसे क्या होती है, इसकी इस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की कम होती है बेसिक नेचर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है इसकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन के आधार पर इसका ऑर्डर क्या होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात आती है इसकी एक्सप्लेनेशन की कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर कम होती है। तो बेसिक नेचर कम क्यों होती है, इसका कारण क्या बताया जाता है उसको मैं समझा रहा हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई उसको देखिएगा। तो मैंने कहा एनिलीन में क्या देखने को मिलता है, ऑर्थो इफेक्ट। एनिलीन की बेसिक नेचर किसके कारण होती है, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर की वजह से। एनिलीन की बेसिक नेचर किसकी वजह से दी जाती है, नाइट्रोजन के उपस्थित लोन पेयर की वजह से। अगर नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर है इसका मतलब इसके अपने को क्या करनी है, बेसिक नेचर शो करनी है। बेसिक नेचर का मतलब क्या हुआ, ये H+ ग्रहण करेगा। कोई कंपाउंड जब H+ ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार
जब ये H+ ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर इस H+ को ग्रहण कर लेंगे तो यहाँ पे बनने वाला क्या होगा, NH3 पॉजिटिव। तो किसी कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट बनने वाला क्या होता है, एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड या संयुग्मी अम्ल। अगर इस कॉन्जुगेट एसिड की इस कॉन्जुगेट एसिड की क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अगर इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इस कॉन्जुगेट बेस की जो बेसिक नेचर है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेसिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैंने कहा इस कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इस कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगी। तो इस एनिलीन की जो बेसिक नेचर किस बात पे डिपेंड कर रही है, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर। अगर ये ज़्यादा होगी तो इसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपने को क्या करना है, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना है, ये ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो जनरल बात हो गई एनिलीन की। अगर एनिलीन के साथ मैं ऑर्थो पोजीशन पर क्या जोड़ दूं, कोई ग्रुप जोड़ दूं, तो अपन कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देखना ध्यान से। मैं कह रहा हूं अगर एनिलीन पर, ये तो जनरल एनिलीन की बात कर ली, अब अगर मैं बात कर रहा हूं इस एनिलीन पर ऑर्थो पोजीशन पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया G, तो इसकी जो बेसिक नेचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कहा ये जो NH2 है, एनिलीन है, इसका मतलब बेसिक नेचर का मतलब H+ ग्रहण करेगा। H+ ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर इस H को ले लेंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा, तो H+ ग्रहण करता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट क्या कहलाता है, एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे जो बनेगा, जब H+ ग्रहण कर लेगा एनिलीन तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव। और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इस ग्रुप की नेचर क्या हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो सकता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है। तो इसकी नेचर पर क्या हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है कोई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की जो बेसिक नेचर है वो किस पर डिपेंड करेगी, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पर। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इस ग्रुप और इस NH3 ग्रुप के बीच क्या लगेगा, यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप है, ये Gb ग्रुप है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन। यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगने से किसी दो ग्रुप्स के बीच प्रतिकर्षण लगता है तो सिस्टम की क्या होती है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैंने कहा इन दोनों ग्रुप्स के बीच जब रिपल्सन लगेगा तो सिस्टम या कंपाउंड्स की क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी का क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी कम हो गई, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम होने से अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो गई तो कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर, कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर क्या हो गई, कम हो गई। अपने भी यही बोला था कि जो मेटा पोजीशन है, एक पैरा पोजीशन है, एक सिंपल प्रकार की एनिलीन है, इसमें अगर मैं बात करूं बेसिक नेचर की तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर क्या होती है,
कम हो जाती है। किसके कंपेरेटिवली? मेटा पोजीशन पैरा से और सिंपल एनिलीन से क्यों हो जाती है कम? क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है यहाँ पे कम हो जाती है रिपल्सन के कारण, जिससे इस कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर भी कम हो जाती है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर कम हो जाती है। कारण क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट किसमें मिलता है? इसका इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे इसमें सर इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? सर इफेक्ट। ये तो अपन ने पढ़ा ऑर्थो इफेक्ट के आधार पर इसके एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब अपन बात करेंगे सर इफेक्ट क्या होता है, इसके एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब अपन पढ़ेंगे सर इफेक्ट। सर इफेक्ट क्या होता है इसकी अपन चर्चा करेंगे। SIR इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। अनुनाद प्रभाव का त्रिविम संदमन। क्या हुआ? अनुनाद प्रभाव का त्रिविम संदमन। एस का मतलब एस, ये एस यहाँ से लिया गया है। आई का मतलब इनहिबिशन ले से लिया गया है। आर का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट से लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? सर इफेक्ट। तो अनुनाद प्रभाव का किसी त्रिविम फैक्टर के द्वारा अनुनाद का रुक जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सर इफेक्ट। इसका एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सर इफेक्ट देते हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आई कि सर इफेक्ट होता क्या है। तो मैंने कहा अनुनाद प्रभाव का किसी त्रिविम प्रभाव या त्रिविम फैक्टर की वजह से उसका अनुनाद का रुक जाना क्या कहलाता है? सर इफेक्ट। अब अपन बात करते हैं ये किस में देखने को मिलता है, वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें ये देखने को मिलेगा। तो सर इफेक्ट किस में देखने को मिलता है? 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सर इफेक्ट देखने को मिलता है। सर इफेक्ट मिलेगा। तो मैंने कहा वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें सर इफेक्ट देखने को मिलेगा? 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ऑर्थो इफेक्ट देखा उसी तरीके से जैसे ऑर्थो इफेक्ट सर इफेक्ट किसमें मिलेगा, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैंने कहा 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? ये बेंजीन हो गई। 1, 2, 3 पोजीशन कहीं से स्टार्ट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3 का मतलब फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? कोई ग्रुप लगाया, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सेकेंड पोजीशन पर मैंने कोई ग्रुप लगाया। थर्ड पोजीशन पर भी कोई क्या है? ग्रुप। तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूएंट मतलब 3 प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं। कौन सी पोजीशन पर? 1, 2, 3 तीनों पोजीशन पर। तो 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसमें क्या देखने को मिलता है? सर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सर इफेक्ट के कारण यहाँ पे इसके एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे देखी जाती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखिए। मैंने कहा अनुनाद रुक जाता है किसके कारण? किसी त्रिविम फैक्टर के कारण, त्रिविम बाधा के कारण अनुनाद रुक जाना क्या कहलाता है? सर इफेक्ट। तो इससे 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सर इफेक्ट मिलेगा। ये मैंने कोई ग्रुप मान लिया। 1, 2, 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसमें सर इफेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप, ये जी डैश और जी, इनके बीच क्या लगता है? स्टेरिक रिपल्सन। इनके बीच क्या लगता है? स्टेरिक रिपल्सन, त्रिविम प्रतिकर्षण, स्टेरिक रिपल्सन देखने को मिलेगा। इन तीनों ग्रुप्स के बीच मैं कहूं जी एंड जी डैश,
जी एंड जी डैश के बीच क्या देखने को मिलेगा, स्टेरिक रिपल्सन या त्रिविम प्रतिकर्षण। तो त्रिविम प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंपाउंड है या सिस्टम बोल दो इसको, इसकी प्रतिकर्षण के कारण हमेशा ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैंने क्या कहा, इन ग्रुप्स के कारण 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इन ग्रुप्स के कारण क्या देखने को मिलता है, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से जी और जी डैश की मैं बात कर रहा हूं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टेबिलिटी अगर कम होगी, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है, तो इसीलिए इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, जी डैश, ये जो जी डैश ग्रुप है, ये जो मिडिल ग्रुप है जी डैश, ये क्या करेगा, इस रिपल्सन को कम करने के लिए, मैंने कहा ये जो जी डैश है, जी डैश मैंने कोई ग्रुप माना जी डैश, ये जी डैश क्या करेगा, रिपल्सन को कम करने के लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करेगा, इस अभी तो ये क्या है, इस रिंग के सापेक्ष जब प्रतिकर्षण नहीं लग रहा था उस टाइम ये जी डैश क्या होगा, इस रिंग के साथ प्लेन में होगा। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए, या मैं ऐसे बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, या मैं ऐसे बोल दूं स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये जो जी डैश है ये क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन क्यों गया, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी जो ये जो ग्रुप है ये क्या है, बल्कि ग्रुप्स हैं, इसके बीच क्या लग रहा है, स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है। स्टेरिक फैक्टर्स के कारण ये क्या जी डैश हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन, एक प्लेन से बाहर चला जाता है। इसमें जो रिंग प्लेन में जिस प्लेन में थी उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता। जो जी डैश पहले रेजोनेंस जो कर रहा था इस रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, वो रेजोनेंस अब नहीं होगा। तो किसी स्टेरिक फैक्टर के कारण इस ग्रुप ने अपना जो रेजोनेंस फिनोमिना था, रेजोनेंस या अनुनाद क्या कर दिया, खो दिया। इसने अपना रेजोनेंस क्या कर दिया, खो दिया। तो अनुनाद प्रभाव का त्रिविम फैक्टर के द्वारा जो संदमन है वो क्या कहलाता है, सर इफेक्ट। ये किस में देखने को मिलता है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये तो बात हो गई कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये जी कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में जाने से यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा तो वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें सर इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो अपने को क्या चेक करना है, वो ग्रुप्स कौन से हैं, जी और जी डैश, जिसके आधार पर अपन इजीली बता सकते हैं कि इसमें सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जी की जगह क्या हो सकता है और जी डैश की जगह क्या हो सकता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि जी डैश की जगह अपन क्या काम में ले सकते हैं और जी की जगह अपन क्या काम में ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखना है। जी डैश की अगर मैं बात करूं, वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक तो नाइट्रो ग्रुप ध्यान में रखना है, नाइट्रो ग्रुप, एक सल्फोनस ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक एस्टर ग्रुप, एक कार्बोनिल क्लोराइड, और भी हो सकते हैं। जैसे और मैं बात करूं तो NH2 ग्रुप भी हो सकता है, एमीन ग्रुप, इसी तरीके से सब्स्टिट्यूटेड एमीन ग्रुप भी हो सकता है कोई, इसी तरीके से कोई जैसे आइसोप्रोपाइल एल्किल मैंने क्या ले लिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसी तरीके से एल्किल की जगह मैंने क्या ले लिया, कोई एल्किल CH3 ग्रुप, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, NH2 ग्रुप भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, आयोडो ग्रुप हो सकता है। तो ये वो ग्रुप्स है कुछ से जी डैश। तो अपने को क्या पहचानना है, इस जी डैश को पहचानना है। क्वेश्चन में अगर दिए गए हों तो जी डैश कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने बताया। अपने को रिलेटिव अगर ये है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब जी की जगह और क्या हो सकता है, जी ग्रुप की जगह और कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो इस जी की जगह ये सभी ग्रुप्स हो सकते हैं।
इस G की जगह यहाँ पे जो G ग्रुप है इसकी जगह ये G डैश सभी हो सकते हैं, ऑल G डैश। मैं इनको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने बता दिया। इस ऑल G डैश का मतलब क्या है, NO2 हो सकता है, SO3H हो सकता है, ये हो सकते हैं, इसमें ऑडो ग्रुप भी हो सकता है, ये सभी यहाँ पे हो सकते हैं G की जगह। ये तो G डैश थे और G की जगह क्या हो सकता है, सभी G डैश। और क्या हो सकते हैं, एक एल्किल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप। और मैं अगर बात करूँ तो जैसे एक ब्रोमो ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, और भी हो सकते हैं कुछ। तो ये मेन एग्जांपल्स हैं जिसमें अपने को ध्यान में रखना है। 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की बात आती है तो 1 2 3 ये जो जी जो G डैश मैंने लगाए हैं इसकी जगह कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, रिलेटिव्स के आधार पर अपने को चेक करना है कौन से कंपाउंड साइड इफेक्ट देंगे और कौन से कंपाउंड साइड इफेक्ट नहीं देंगे। तो उसके अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैंने ग्रुप्स बता दिए, G डैश की जगह क्या हो सकता है और G की जगह क्या हो सकता है। अब अपने को क्या पूछ ले, ऐसे कंपाउंड्स बताओ जिसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अपन चेक करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलेंगे। जैसे ये ग्रुप दे दिया। सेकंड अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, ये दे दिया। थर्ड कंपाउंड दे दिया अपने को, फोर्थ अगर मैं बात करूं तो अपने वो पूछ ले इसमें से कौन से कंपाउंड हैं जो साइड इफेक्ट देंगे, कौन से कंपाउंड साइड इफेक्ट देंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या देती है, साइड इफेक्ट देती है। तो मैंने कहा ये क्या है G डैश, ये क्या है G, ये क्या है CH3 ग्रुप, यहाँ पे क्या है G, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप क्या है G। मैंने कहा G की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो अपनी बात यहाँ पे फॉलो हो रही है। G की जगह यहाँ पे एल्किल ग्रुप क्या दिया गया है, CH3। और G डैश की जगह मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड सिडबलस ग्रुप हो सकता है। तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, साइड इफेक्ट शो करेगा, फर्स्ट वाला कंपाउंड साइड इफेक्ट देगा। उसी तरीके से इसमें मैं बात करूं तो G डैश की जगह नाइट्रो ग्रुप है, ये अपनी बात फॉलो हो रही है। G की जगह क्या है, ऑल G डैश भी हो सकता है इसकी जगह, इसका मतलब ये भी अपनी बात फॉलो हो रही है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, साइड इफेक्ट शो करेगा। थर्ड कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है G डैश एल्किल ग्रुप नहीं हो सकता, G डैश एल्किल ग्रुप नहीं हो सकता, इसका मतलब ये यहाँ पे गलत हो गया। और ये क्या है G नाइट्रो ग्रुप, ये तो बात सही है कि G डैश ऑल G डैश आर G, तो नाइट्रो ग्रुप तो हो सकता है यहाँ पे, लेकिन G डैश की जगह CH3 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये यहाँ पे साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा। इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। ये इसमें क्या है, एल्किल ग्रुप, G की जगह क्या है, 2 आइसोप्रोपिल ग्रुप हो सकते हैं, एल्किल ग्रुप हो सकता है। इसकी जगह अगर मैं बात करूं इस G डैश की जगह क्या आ गया, एक ऐसा एल्किल ग्रुप जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव आइसोप्रोपिल ग्रुप ऐसा आ गया जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके के G डैश, ये क्या है G डैश की जगह अपने को ये ग्रुप देखने को मिला है। तो इस G डैश की जगह क्या हो सकता है, ये ग्रुप है। तो ये अभी अपने को क्या ये ध्यान में रखना है कि ये भी साइड इफेक्ट शो करेगा जब इसके साथ कोई चार्ज नहीं हो, जब इसके साथ क्या हो, कोई चार्ज नहीं हो। तो चार्ज नहीं होने से, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये कभी भी साइड इफेक्ट शो नहीं करता। तो इस आइसोप्रोपिल ग्रुप के साथ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या देगा, साइड इफेक्ट देगा। तो अपने को G और G डैश की नेचर के आधार पर वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो G डैश और G डैश, इस G और G डैश उसके आधार पर अपने को साइड इफेक्ट
को पहचानना है कि वो देगा या नहीं देगा। तो ये अपनी बात हो गई ऑर्थो इफेक्ट और सर इफेक्ट के आधार पर किसी कंपाउंड की एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर कैसे चेक की जाती है उसकी अपन ने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं उसमें एक एग्जाम्पल की। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस सर ये जो इफेक्ट था, सर इफेक्ट, इसके आधार पर इसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया कोई, एक तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, एक मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अपने वो क्या पूछ ले, क्षारीय प्रकृति बताओ किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। क्षारीय प्रकृति किसकी ज़्यादा है, बेसिक नेचर यहाँ पे किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहले कंपाउंड में क्या चेक करेंगे, ये क्या है 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो इस ये क्या है अपना जी डैश, ये क्या है जी, ये क्या है जी। जी की जगह नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, मैंने कहा ऑल जी डैश हो सकते हैं यहाँ पे, और जी डैश की जगह मैंने NH2 ग्रुप भी बताया था। इसका मतलब ये क्या देगा, सर इफेक्ट देगा। यहाँ पे क्या है, सर इफेक्ट। इसमें 1 2 3 नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं होने से यहाँ पे सर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे सर इफेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस जी डैश, ये जो जी डैश है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये जी डैश कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, क्योंकि इसमें क्या है सर इफेक्ट। आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन अगर ये चला गया तो जिसके कारण इसमें इस ग्रुप में जो पहले रेजोनेंस दे रहा था अपना रेजोनेंस फिनोमेना अपना क्या कर देगा, लॉस कर देगा। यहाँ पे रेजोनेंस से नहीं होगा। तो इस NH2 ग्रुप का इस रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। ये जो अपने लोन पेयर है नाइट्रोजन के लोन पेयर इस रिंग को नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। इस स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये जो जी डैश है ये NH2 ग्रुप है आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होने से इस नाइट्रोजन के पास अपने को क्या चेक करना है, इसकी क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति का मतलब नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर की उपलब्धता यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। उपलब्धता ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर इफेक्ट नहीं है, तो नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है वो किस में, रिंग में इन्वॉल्व होंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी उपलब्धता, लोन पेयर की उपलब्धता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो उपलब्धता जहाँ पर ज़्यादा होगी, उपलब्धता जहाँ पर ज़्यादा होगी उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको फर्स्ट कंपाउंड बोलो, इसको सेकंड। तो फर्स्ट कंपाउंड की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, किससे, सेकंड वाले से। ये किसका ऑर्डर हो गया, बेसिक नेचर का। तो इसके इस आधार पर अपने को क्या चेक करना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, इसमें एसिडिक नेचर पूछ ले, इस कंपाउंड में एसिडिक नेचर पूछ ले, तो जिसकी एसिडिक नेचर या जिसकी बेसिक नेचर ज़्यादा है, जिस कंपाउंड की बेसिक नेचर ज़्यादा है उस कंपाउंड की एसिडिक नेचर क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट कंपाउंड की एसिडिक नेचर क्या होगी, कम होगी, सेकेंड वाले इसका उल्टा करना है अपने को। तो जिस कंपाउंड की बेसिक नेचर ज़्यादा है उसकी एसिडिक नेचर सबसे कम होगी। तो इस आधार पर अपने को कंपाउंड में क्या पहचानना है, सर इफेक्ट। सर इफेक्ट किस में मिलता है मैंने बता दिया। सर इफेक्ट के आधार पर उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपनी बात हो गई, सर इफेक्ट के आधार पर एसिडिक और बेसिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें क्या देखने को मिलता है, सर इफेक्ट।